नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुराल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों हो जाओ तैयार। अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले पढ़ रहे थे। हमने लिंग के आधार के जो भेदभाव है वो खत्म कर दिए, ठीक है। धर्म के आधार के जो भेदभाव है वो भी खत्म कर दिए। अब आज जो है फाइनल जो टॉपिक है वो हमारा जाति के द्वारा जो मसले हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो हमारा कक्षा 10 का जाति धर्म और लैंगिक मसले का फाइनल और लेक्चर नंबर 3 जो है हम आज शुरू करते हैं। तो हमारा निशाना कहां पे है? लैंगिक मसले हो गया, धर्म सांप्रदाय और राजनीति भी हो गया। अब आज जो हमारा निशाना है वो किस पे? जाति और राजनीति को है। और ये निशाना ऐसा लगना चाहिए कि भारत से जाति व्यवस्था जैसी जो कुप्रथा है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो बिना देरी करे हुए सीधी बात, नो बकवास, तो शुरुआत करते हैं जाति और राजनीति से कि भाई ये मामला इसमें क्या है। जातिगत असमानता, देखो भारत की जो आप व्यवस्था है ऐसी बात नहीं कि एक दिन में पनपी हो, हजारों सालों से वो व्यवस्था चलती हुई आ रही है। मैं आपको कुछ एक दो बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको बता देता हूं। एक तो भारत में क्या है, वर्ण व्यवस्था चलती है। वर्ण व्यवस्था है वो, वर्ण का मतलब वैसे तो क्या है, रंग होता है, ठीक है, गोरे रंग और काले रंग के लोग, पर भारत में वर्ण व्यवस्था चलती है। और कम से कम भारत की जो वर्ण व्यवस्था का आधार माना जाता है 1000 बीसी के अराउंड माना जाता है। 1000 बीसी के अराउंड का मतलब ये है कि भैया यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ होगा और उससे 1000 साल पहले। तो 1000 साल पहले और आज भी हम मान करके चलते हैं कि ये व्यवस्था चल ही रही है। तो लगभग 3000 साल हो गए हैं जब क्या है ये व्यवस्था चल रही है। वर्ण व्यवस्था क्या कहती है कि 4 वर्ण होंगे, 4 ग्रुप होंगे। सबसे ऊपर जो होगा वो ब्राह्मण समुदाय होगा। ब्राह्मण समुदाय का काम क्या होगा कि लोगों को पढ़ाना, शिक्षित करना, पूजा पाठ करवाना, हवन सामग्री, ये जो जितने भी काम है वो ब्राह्मण करेगा। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या है, राजा होगा और जो देश की सीमा क्षेत्र है उसको प्रोटेक्ट करेगा। और क्षत्रिय का जो सलाहकार होगा वो ब्राह्मण होगा क्योंकि पढ़ा लिखा वही है। तीसरा है वैश्य, जो क्या है व्यापार का काम करेगा। और शूद्र इन तीनों की सेवा करेगा। ये जो निचले वर्ग के काम है, साफ सफाई का है, ठीक है, घास काटने का है, कपड़े धोने का है, सोने बनाने का, ये जो काम है ये सारे काम शूद्र वर्ग का इंसान करेगा। अब क्या है, जो ब्राह्मण वर्ग का आदमी है वो 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर सकता है। क्षत्रिय है वो 8 की साल की में और वैश्य 11 की में और शूद्र जीवन में कभी भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। ये व्यवस्थाएं चलाई गई। शुरुआत में ये व्यवस्था क्या थी कि भाई जो बनना चाहता है वो बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर समय के साथ ये क्या हुआ, ये बना दिया गया है कि भाई अगर आपने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है तो ब्राह्मण ही बनेगा, उसका बेटा पंडित ही बनेगा। शूद्र के घर में आपने जन्म ले लिया है, सफाई कर्मचारी के घर में आपने जन्म ले लिया है, तो आप सफाई का ही काम करोगे। और फिर उससे क्या होगा, धीरे धीरे यहां पे विभाजन हो चुका है। अब फिर धीरे धीरे विभिन्नता, यार वो गंदा काम करते हैं, हम सुप्रियर है, हम महान है, विभिन्नता आने लगी और फिर भेदभाव होना शुरू हुआ। तो जाति व्यवस्था का अगर हमारे देश में आधार है तो वो वर्ण व्यवस्था रही है। और यहां तक की स्थिति रही है जाति व्यवस्था की कि जिन जगहों से जानवर पानी पी पा रहा है वहां से जो शूद्र कम्युनिटी के लोग हैं, अछूत जो लोग हैं, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, उनको वेद मंत्र नहीं सुनने दिए जाते। तो बहुत बुरी स्थिति हमारे देश में क्या है, जाति व्यवस्था की रही है। पर समय समय पे ऐसे कुछ संत पैदा हुए, समय समय पे ऐसे कुछ महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने जाति प्रथा की घोर आलोचना करी और क्या इसका विरोध करा और ये कहा कि अगर हम जब तक भारत एक समता मूलक समाज की स्थापना नहीं कर देता है भारत विकास की ओर नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। हम आज उन जैसे महापुरुषों के बारे में जानेंगे भी। तो जाति व्यवस्था का जो आधार है वो वर्ण व्यवस्था है, जो हजारों सालों तक ये जो सिस्टम चलता रहा कि भाई हम सुप्रियर है, हम महान है, हमारी जाति महान है और वो लोग क्या है, नीच है, निचली जाति के हैं, अछूत हैं, ठीक है। उन लोगों के साथ जो है भेदभाव, उनको ना शिक्षा का अधिकार है ना पढ़ने का अधिकार है। आपकी 7th क्लास की किताब में भी एक उदाहरण दिया गया था, पहला ही जो चैप्टर था ऑन इक्वलिटी, समानता पे, उसमें जो उदाहरण है वो किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है, जो कि सफाई कर्मचारी के रहते, तो उनसे स्कूल में सफाई करवाई जाती है, जो टॉयलेट हैं वो उनसे साफ करवाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अछूत जाति के होते हैं। और उनकी रियल लाइफ स्टोरी है, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी झूठन, और वो भारत के बहुत बड़े पोएट में से फिर बाद में उभर करके आते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऐसे हजारों घटनाएं, और आज भी भारत में सिर्फ पता नहीं कितनी घटनाएं होती है। किसी दलित को घोड़ी छटकने से मारा जाता है, किसी को बड़ी जाति के मोहल्लों में से निकलने से मारा जाता है, किसी को मूंछ रखने पर मार लिया जाता है। तो जो जाति का भेदभाव है वो कम हुआ है पर अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। तो जातिगत असमानताओं के बारे में हम जानते हैं। ये एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको बता दिया।
जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। तो जाति के आधार पर जो विभाजन है वो भारतीय समाज में। देखो, वर्ण होना गलत नहीं था कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर यहाँ चॉइस होनी चाहिए थी कि भाई शूद्र के घर में भी अगर किसी ने जन्म ले लिया और वो पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। पर आपने क्या करा, बिल्कुल बैन कर दिया कि भाई आप पढ़ोगे नहीं, आपको मंदिर में अलाउड नहीं है। आप बिल्कुल उन्हें क्या है, सोसाइटी से सेपरेट करने की कोशिश करो, सेपरेट ही उनको क्या है कर दिया है। तो हजारों सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो चलता हुआ आ रहा है। वर्ण व्यवस्था में 1000 BC के अराउंड से मान करके चलते हैं कि क्या है, ये भेदभाव शुरुआत हुआ था और आज तक भी भारत में। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि भारत में अगर इतने आक्रमणियों ने आक्रमण करा है ना, वो ये कारण नहीं था कि वो लोग मजबूत थे, ये कारण था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था बेकार थी। अब क्या बोला है कि क्षत्रिय ही सिर्फ टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा। भैया जो शूद्र है वो क्या करे, उसके मन में भावना है मैं अपने देश को बचाऊं, पर नहीं बचा सकता क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं दिया, उसको तलवार चलाना सिखाया ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ हम हमारी लड़ाई में क्या है, हमारे देश को गुलाम बनना पड़ा। अगर हम सब एक रहते, और आज भी बहुत से लोगों के मन में क्या है, जो जाति की जो भावना है वो अपने दिमाग में घर करके बैठी है। वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, दूसरे को इन्फीरियर मानते हैं। बच्चों को भी सिखा रहे हैं, देखो बेटा वो उस जाति के लोग हैं ना, वो ऐसे होते हैं, हम बड़े हैं, हम उस जाति के हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो जातिगत जो भेदभाव वो आपको भारतीय समाज में ही देखने को मिलेगा। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशे के ही होते हैं। तो एक जाति का समूह क्या है, पेशों से जोड़ दिया, ऑक्यूपेशन से जोड़ दिया कि भैया क्या है, आप ये काम करते हो तो आप इस जाति के होकर, अब आपकी आने वाली पीढ़ियां भी जो काम करेगी वो इसी जाति का ही काम करेगी। साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। तो एक ही सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाता है कि भाई हम क्या है, सब एक सामाजिक समुदाय के हैं, हम सभी क्या है, एक ग्रुप के हैं। कि भाई मैं ये काम करता हूं तो जो ये वाला काम करते हो सभी एक ही जाति, एक ही समुदाय के लोग हैं। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध बनता है। मतलब भाई आपको शादी करनी है, आप उसी जाति, उसी समुदाय, जो लोग वो काम कर रहे हैं उसी काम वाले से आप शादी कराओ अपनी बेटी की, अपने बच्चों की। उनमें रोटी मतलब आपको कोई अपना कार्यक्रम करना है, किसी को खाना खिलाना, तो उन्हीं लोगों को खिलाओ, दूसरे समाज के, दूसरी जाति के लोग आपके नहीं आएंगे। तो अब आप ये सोचो, जातिगत असमानता हूँ, सर ने शादी की फोटो कहां से लगा दी? वे इसलिए लगाई बेटी रोटी का संबंध दिखाने के लिए। ठीक है, तो शादी की है भाई, शादी किसी की भी हो, खाना वाना तो खा करके आना चाहिए, खाने से कॉम्प्रोमाइज मत करो। ठीक है, खाने से कॉम्प्रोमाइज मत करो, खा करके आ ही जाया करो। अन्य जाति समूह में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है, ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है, एक तो क्या है, दूसरे जाति के समुदाय में आप शादी नहीं कर सकते, और एक क्या है, जब उनकी पंत बैठ करके खाना खा रहे हो, मतलब एक कतार में किसी जाति के लोग खाना खा रहे हो, तो दूसरी जाति के लोग बैठकर खाना नहीं खा सकते। बिल्कुल खास करके ऊंची जाति के लोगों में, जो पिछड़ी जाति के, दलित जाति के जो लोग हैं, वो तो बैठ करके बिल्कुल भी खाना नहीं खा सकते। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या है, जो जाति समूह से भेदभाव और अपने से अलग मानने की धारणा पर बनी हुई है। तो भेदभाव का आधार जो है वो क्या है, वर्ण व्यवस्था ही बनी हुई है। इसमें अत्यंत का मतलब क्या है, जो अनटचेबल्स है। देखो, मैंने आपको क्या बोला, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब शूद्र में क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बहुत ज्यादा गंदगी वाला काम करे, तो अत्यंत में आ गए, जिनको छूना भी लोग पसंद नहीं करते थे। ठीक है, और एक ऐसा वर्ग उसमें, जैसे भाई जो घास काटने का काम है, तो वो घर में जाकर के करना पड़ेगा, तो लोग उससे इतनी नफरत नहीं करते। जितना जो जैसे सफाई वाला हो गया है और जो छोटे मोटे वाले काम है अत्यंत, तो छुआछूत जो जाते हैं उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था कि भाई, मतलब उनके लिए चाय के अलग कप रखे जाते थे, उनको चाय नहीं पिलाई जाती थी, उनके साथ मतलब बहुत बड़ा भेदभाव क्या है करा जाता था। वर्ण व्यवस्था जाति समूह का पदानुक्रम है। पदानुक्रम का मतलब क्या है, पद के अनुसार, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो 4 क्या है, क्रम बना दिए कि वे सबसे टॉप पर तू, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो क्रम वाइज क्या है, सेटलमेंट उनका कर दिया गया, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे। तो एक जाति के लोग सबसे ऊपर है, बाकी 3 नीचे रहेंगे। अब वो क्या है, अपनी सुपरियरिटी दिखा रहे हैं, भाई हम क्या है, हम सबसे ऊपर है, हम सबसे ऊपर है, हम टॉप पर है। और सुपरियरिटी क्या है, ये सुपरियरिटी ही तो गलत है। हर लोग हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग कर्मागत के रूप में उनके नीचे, और कुछ लोग क्या है, उनके नीचे रहेंगे। तो मतलब 3 जो वर्ग है वो नीचे है और 1 ऊपर है, फिर 2 उनके नीचे हैं और 1 ऊपर है, फिर जो वैश्य के है 2 ऊपर है 1 नीचे है, और शूद्र के तीनों ही ऊपर है, कोई भी उनके नीचे नहीं है। तो ये पदानुक्रम बना दिया गया, एक क्रम बना दिया गया, एक ऑर्डर बना दिया गया, जिससे सेटअप कर दिया गया कि भैया सबसे ऊपर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये।
यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा नुकसान जो है वो दो कर्मों को ज्यादा है, शूद्रों को और वैश्यों को। देखो शूद्रों के साथ तो बहुत 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 जो अत्याचार हुआ, सच में आप कभी इतिहास भारत को उठा करके देखोगे और जाति व्यवस्था के बारे में या उनके अत्याचारों के बारे में आप पढ़ोगे ना, सच में दिल दहलाने वाले अत्याचार क्या है भारत में हुए हैं, ठीक है। और खास करके चाहिए किसी समुदाय में, किसी भी धर्म में, कहीं पर भी कोई अगर भेदभाव हुआ, उसका महिला सबसे ज्यादा शिकार बहुत हुई है, ठीक है। तो बहुत बहुत भयंकर वाला जो अत्याचार है वो हुआ है। और यहाँ पे क्या है, शूद्र के साथ तो अत्याचार हो रहा है। अब जो वैश्य कम्युनिटी है उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, सारा व्यापार का काम ये लोग करते हैं, तो ठीक है। अब गाय को पालने का, उनके दूध से, ठीक है, खेती बाड़ी जो भी काम कर रहे हैं वो सारा काम ये कर रहे हैं। अब क्या मान लो कभी राजा ने आदेश दे, मैं हवन करा रहा हूं, लाओ घी लाओ, ठीक है, ये वाला लाओ, ये फल लाओ, वो लाओ, अब सब इसको देना पड़ता है। राजा से पैसे भी नहीं मांग सकते। तो इनको क्या है, इनको भी नुकसान था, इनको आर्थिक रूप से नुकसान था, वैसे सामाजिक रूप से इनको कोई नुकसान नहीं था। इनको भी इज्जत मान सम्मान मिल रही थी, पढ़ने लिखने का भी अधिकार था, ज्ञान मिल रहा था। अब शूद्रों को कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ज्ञान मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो सेवा कर रहे हैं और वही काम आने वाली पीढ़ियां उनकी करती जाती है। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेता और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। तो भैया देखो, मैं आपको चारों से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूं। यह है महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले मैंने आपको लैंगिक मसले में माता सावित्रीबाई फुले से मिलाया था, उनके पति है। और इन्होंने और माता सावित्रीबाई फुले ने दोनों ने मिलकर के क्या करा है, महिलाओं के लिए और दलितों और अछूतों के लिए स्कूल खोली है। और उसके लिए अपना घर छोड़ना पड़ा, इन्हें क्या है, अपना घर छोड़ना पड़ा। मतलब इन्होंने बहुत संघर्ष करा, ठीक है। तो बहुत संघर्ष करा, जब जाकर के क्या है, जो पिछड़ी जाति दलित समाज के लोग हैं वो आज मेन सेक्टर में, मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में जुड़ पा रहे हैं। ये है हमारे बापू। तो बापू ने जो दलित, जो अछूत समाज के लोग हैं उन्हें हरिजन का नाम दिया। हरि मतलब भगवान है और जन मतलब उनके बच्चे, तो भगवान के बच्चे, उनके साथ भेदभाव मत करो, उनको मंदिरों में जाने दो, सब जगह। ये है बाबा साहब अम्बेडकर, कौन नहीं जानता भैया, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में इनका बहुत बड़ा रोल है और दलितों की और महिलाओं की स्थिति सुधारने में तो बहुत बड़ा ही इनका सच में योगदान है। और मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि का मैंने आपको उदाहरण दिया, ये भी ऐसे शख्स हैं जिनको मतलब है ना बाहर बैठ करके, स्कूल के बाहर, कक्षा के बाहर बैठ करके पढ़ना पड़ता था। और यहां तक की स्थिति है कि पानी पिलाने के लिए भी इनको क्या है, चपरासी का इंतजार करना पड़ता, वो आए और पिलाए। जिस दिन चपरासी नहीं आया उस दिन पानी नहीं मिलेगा। और इनके पिताजी थोड़ा सा मिलिट्री में थे, इसलिए इनको पढ़ने की इजाजत मिल गई, नहीं तो क्या है, किसी अछूत समाज के बच्चे को पढ़ने की इजाजत नहीं मिलती थी। पूरे जीवन ये संघर्ष करते रहे और पूरे जीवन इन्होंने संघर्ष ही करा, पर इनके संघर्ष ने आज हजारों करोड़ों लाखों लोगों को क्या है, एक जीवन जो है, अच्छा जीवन दे दिया। ये है रामास्वामी नायकर जी, जो ये क्या है, दक्षिण में जो जातिवादी आंदोलन है, जातिवाद जो फैला हुआ है, जो भेदभाव, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और वहां से क्या है, लोगों को शिक्षा के द्वारा ही रास्ता दिखाया। देखो अभी जो सभी लोग हैं ना, इन सभी ने देखना कि भाई महात्मा ज्योतिबा फुले है, डॉक्टर अंबेडकर, क्या बोल रहे, शिक्षा। इन्होंने ये नहीं बोला चलो उठाओ तलवारें और मार दो, जो आपके साथ भेदभाव करे मार दो, नहीं। इन्होंने क्या बोला, चलो स्कूल खोलो, पढ़ाओ इन लोगों को, पढ़ेंगे ना तो जागृति आएगी। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या करा, पहले खूब खुद पढ़े। जब पूरे भारत में इकोनॉमिक्स में किसी ने पीएचडी नहीं करी है, पीएचडी कर करके आ गए, ठीक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आज इन्हें नंबर 1 स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड बोलता है। ये खुद पहले पढ़े और पढ़ाई कर करके संविधान के द्वारा इन्होंने क्या है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन बदला। तो इन्होंने बोला शिक्षा ही क्या है, तभी तो डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो इन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है, ठीक है। आप किसी भी जगह क्या है, परिवर्तन शिक्षा से ला सकते हो। इनमें से किसी, कोई भी चाहता तो बोलते तो उठाओ तलवार, जो आपके साथ भेदभाव करता है मारो, नहीं। इन्होंने बोला शिक्षा, कलम उठाओ, कलम से ही क्या है, क्रांति आती है, कलम से ही बदलाव आता है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आजादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है, ठीक है। अब देखो, जो स्थिति भारत के आजाद होने से पहले, जो स्थिति भारत के संविधान लागू होने से पहले थी, वो स्थिति में आज बदलाव आया है। ऐसी बात नहीं, सारी जगह आपको आज भी भेदभाव देखने को मिलेगा, चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे लिंग के आधार पे। मैं पहले के 2 लेक्चर्स में भी कह चुका हूं। पर यह नहीं है कि खत्म हो गया, बदलाव आया है। पर वो बदलाव किसके कारण आया? आर्थिक विकास के कारण। जैसे जैसे आर्थिक विकास हो रहा है तो लोगों का सामाजिक विकास भी हो रहा है, शहरीकरण के कारण। शहरीकरण और शहर बसने बड़े बड़े। अब शहरों में लोगों को मतलब नहीं मैं पड़ोस में कौन रहता है, ऊंची जाति का रहता है, निचली जाति का रहता है, कौन सा वर्ण का है, क्या काम करता है, कोई बात नहीं रहता है। तो लोगों को टाइम नहीं है। साक्षरता, लोगों में लिटरेसी रेट बढ़ी है, लोग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं यार, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो हुआ है वो सच में बहुत गलत हुआ है।
शिक्षा का विकास, शिक्षा के विकास के कारण लोगों में क्या है, बदलाव आ रहा है। पेशा चुनने के, अब चाहे आप किसी भी जाति के हो, आप क्या है कोई भी पेशा चुन सकते हो। और किसी शायर ने, किसी कवि ने बहुत अच्छा भी कहा है कि बोले जो पिछड़ी जातियां हैं या जो दलित समाज के लोग हैं, अगर उनकी जो माताएं होती थी, उनकी गर्भ में अगर बच्चा जन्म लेता था तो वो संविधान लागू होने से पहले, आजादी से पहले ये सोचा करती थी कि सोचना ही नहीं था भाई हम जिस जाति के वो बच्चा वही काम करेगा। पर संविधान लागू होने के बाद वो सोचती है मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, मैं मेरी बेटी को इंजीनियर बनाऊंगी, आईएएस बनाऊंगी, वकील बनाऊंगी, ठीक है, बहुत आगे तक बढ़ाऊंगी। यही तो भारत के संविधान की और भारत की व्यवस्था की ताकत है कि बिल्कुल आज जो लोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, जिनको अछूत कहा जाता था, आज वो देश के सर्वोच्च पदों पर बैठ रहे हैं। ये देश की ताकत है, यही हमारा लोकतंत्र है और यही देश के संविधान की ताकत है। तो क्या है, अब धीरे धीरे क्या है, बदलाव आ रहा है, पेशा चुनने में लोगों को आजादी मिलने लगी है। गांव में जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, जमींदार भी जो थे वो ज्यादातर क्या थे, अपर कास्ट के ही थे। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। तो जो अनुच्छेद 15 है, आर्टिकल 15 है, वो कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद जो 17 है वो ये कह ही रहा है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत कर देना है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया। तो जाति व्यवस्था से जो भी क्या है अन्याय हो रहा है, उन नीतियों को खत्म करने का संविधान ने पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया कि वो काम अब नहीं होने चाहिए। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएगा। मतलब ये कहना चाहते हैं जो इंसान 100 साल पहले भारत आया वो आज वापस आए तो यहाँ के जो बदलाव हुए हैं वो देख करके हैरान रह जाएगा। और ये बदलाव क्यों हुए, क्योंकि संविधान के कारण हुए। पर पहली बात तो भाई 100 साल पहले कोई आदमी आया होगा तो वो अब तक जिंदा नहीं होगा, ठीक है, और अगर जिंदा भी होगा तो 100 साल की उम्र में कैसे चल करके आएगा, ठीक है ना, तो उसको तो रहने दो। हाँ, पर फिर भी अगर कोई इंसान अगर आज भारत लौटेगा तो काफी बदलाव देखने को मिलेंगे और काफी बदलाव हमें करने की जरूरत है। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, पर अभी तक भी क्या है, जाति प्रथा विदा नहीं हुई। आप न्यूज़पेपर कभी भी खोल करके देख लीजिएगा साहब, कभी ये खबर आती है कि इस गांव में इस जगह क्या है, जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके कुएं में क्या है, जहर मिला दिया गया ऊंची जाति के लोगों के द्वारा। वो उनको घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है, उन्होंने मूछें बढ़ा ली तो मूछों को काटने के लिए रोका जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं। पर अब समय क्या है कि अब समय जागृति आ चुकी है, तो लोग आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव समूह की तरह काम करते हैं। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। तो बहुत से लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं और ये मानते कि नहीं हम इस जाति के तो हम भी इसी से ही शादी करेंगे। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। देखो अब क्या है कि संवैधानिक प्रावधानों के, मैं बार बार क्या कह रहा हूं, संविधान में लिखा हुआ होना जरूरी है, पर जब तक हम लोग हमारे मन से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज को अपनी भावनाओं के अनुसार काम नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज में बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ पे संविधान ने प्रावधान कर दिया, पर जिन लोगों की मानसिकता है कि भैया छुआछूत करनी है, ये उस जाति का है, वो करेगा ही, वो मान करके चल रहा है। और जो छुआछूत को महसूस कर रहा है कि हाँ वो क्या, अरे साहब हमारी तो किस्मत है, हमने तो इस जाति में जन्म लिया। काय की किस्मत है? अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आप आवाज नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि जो भेदभाव कर रहा है वो एक दिन बदल जाएंगे, कभी नहीं बदलेंगे। जब तक आप उठ करके क्या है भेदभाव के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तब तक कोई भी आपके क्या है समर्थन में नहीं आएगा। इसलिए जब आपके साथ कहीं भेदभाव हो, उठो, आवाज उठाओ और आगे बढ़ना चाहिए। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया। तो कुछ को लाभ हुआ, जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनको काफी लाभ हुआ, और जो बाकी के समूह हैं उनको दबा करके रखा गया। शहरीकरण क्या होता है? ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना। तो ग्रामीण इलाकों से निकलकर शहरों में बसना, जैसे शहर बिल्कुल क्या होते हैं, बहुत विकसित होते हैं, बहुत बढ़िया होता है, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री, बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया स्कूल, बढ़िया सारी व्यवस्था आपको बढ़िया मिलती है, जैसे कि एक शहरीकरण का मैंने आपको इमेज दिखाया। अब आ जाते हैं राजनीति में जाति। पॉलिटिक्स में क्या है रोल है कास्ट का या जातियों का? सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। तो अब सामाजिक समुदाय में क्या है कि ये पूरा एक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। एक जाति एक सामाजिक समुदाय है, और क्या है वो दूसरे जाति के लोगों से हित का कोई मतलब नहीं है, अपने हित ही उनके लिए क्या होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। कौन कौन से? पहला, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। देखो अब किस किस प्रकार से क्या है पॉलिटिक्स में कास्ट इफेक्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले जैसे मान लो मैं लोकसभा का आपको उदाहरण देता हूं, तो लोकसभा में 543 जगह से चुनाव होते हैं।
ये जैसे मान लो भारत है, तो अब भारत में क्या करा, पूरे भारत को 543 क्षेत्रों में बांट दिया गया, जिसमें से क्या है, हम इन्हें क्या बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। अब क्या होता है, टोटल जो 543 है ना, उनमें से टोटल 131 जो जगह है वो SC ST के लिए रिजर्व है। SC ST के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित है। ये आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो कितनी है, 87 SC के लिए है और 41 ST के लिए है। ऐसे कर के क्या है, जो 131 है किसके लिए, SC ST, जो पिछड़ी जो दलित समाज की जातियां हैं, जो आदिवासी, उनके लिए रिजर्व है। तो 131 जगह से तो क्या है, जो कौन चुन करके जाएगा, SC ST के लोग चुन करके जाएंगे। बाकी 402 जगह से कोई भी जा सकता है, ऊंची जाति का भी है, पिछड़ी जाति का, ठीक है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी है वो जा सकता है। तो अब क्या होता है, जैसे ये वाला क्षेत्र है, अब इस वाले क्षेत्र में वो ये देखेंगे कि कौन सी जाति के वोटर ज्यादा है, जिसके ज्यादा है तो क्या उसी का कैंडिडेट उतारा जाता है, उसी का कैंडिडेट उतारा जाएगा, क्योंकि वो मानते हैं कि इस कैंडिडेट को उतार दिया तो इस जाति के लोग इसको तो वोट देंगे। तो मतदाताओं के अनुसार भी क्या है, जो उम्मीदवार है वो उतारा जाता है। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। तो जब सरकार का गठन होता है, प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं, तो उसमें ध्यान रखा जाता है सभी जाति के लोग क्या हो, मंत्री बने, ठीक है। सभी जाति के लोगों को क्या है, पूरा पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे कि कभी विवाद ना हो और सबका वोट बैंक उनको मिलता रहे। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा जातिगत भावनाओं को, ठीक है, जातियों के विरोध में, ये जाति ऐसी है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो उनके खिलाफ बोला जाता है, उकसाते हैं, जिससे कि क्या हो, एक जाति के वोटर हमें मिल जाए। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। तो कुछ दल क्या होते हैं, एक विशेष आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं। कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल क्या होता है, कट्टर हिंदुओं के लिए काम करेगा, कोई होता है जो कट्टर मुसलमानों के लिए काम करता है, कोई ईसाइयों के लिए करता है, कोई दलितों के लिए काम करने के लिए उठा है, कोई किसानों के लिए, कोई ऊंची जाति के लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या है, एक जाति का क्या है, विशेष मददगार के दल बनता है और दिखाता है कि हम आपकी जाति के लिए काम करेंगे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। अब क्या हुआ, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, क्या 18+ से जो भी लोग हैं सभी क्या है, वोट देंगे, और सबके एक वोट की एक वैल्यू है। ऊंची जाति का देगा तो भी एक ही मानेंगे, नीची जाति का देगा तो भी एक ही मानेंगे, अंबानी साहब देंगे तो भी एक ही मानेंगे, और कोई मजदूर साहब देंगे तो भी एक ही मानेंगे, राष्ट्रपति देगा तो भी एक, और देश का सबसे जो निचले स्तर पे काम कर रहा है उसका भी एक। तो अब यहां से क्या हुआ कि दल क्या है, विवश हो गए कि भैया जो दल कभी वो निचली जातियों के गलियों में जाने की इच्छा नहीं रखते थे, अब आज वो उनके घर पे जाकर के खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, हम आपके हितैषी हैं, हम भी तो चाहते हैं कि आपका विकास हो, आप हमारी पार्टी को वोट देना। क्यों? क्योंकि इनकी वोट की क्या है, इनकी वोट की भी बराबर वैल्यू है। तो राजनीतिक दलों को विवश कर दिया कि लोगों को गोलबंद करें, मतलब इकट्ठा अपनी तरफ करें। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। तो अब उन जातियों में क्या हुई, एक्टिवनेस आई, सक्रियता आई, जो ये कहते थे इतने दिनों तक तो क्या है, आप लोग हमारे एरिया में पूरे 5 साल आते ही नहीं, हमारा हालचाल नहीं पूछते, हमारे साथ भेदभाव होता है कोई नहीं, और आप इस समय क्या हमसे पूछते हो, क्योंकि वोट की वैल्यू होती है। जैसे वोट देने के बाद आपके यहाँ पे एक क्या है, चुनाव चिन्ह क्या चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे कि आपने वोट दे दिया, आप तो अभी नहीं दे सकते हो, कुछ साल वेट करो। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। देखो अब क्या है, बहुत सी बार आप सोच रहे हो अरे सर इतना जाति का मामला है, टिकट देंगे मतलब जो कौन खड़ा होगा वो भी जाति के हिसाब से देखेंगे, सारा काम जाति के आधार पर चल रहा है। तो फिर आप सोच रहे हो तो सारा का सारा खेल ही जाति का है, पॉलिटिक्स क्या, गेम ऑफ कास्ट है, कास्ट का खेल है तो पूरा। पर ऐसी बात नहीं है। अब आप इन बातों को भी देखो, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। देखो अब जैसे मान लो कोई भी एक यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र है, अब मान लो यहाँ पे क्या है, जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी की सबसे ज्यादा जनसंख्या हो, सॉरी एक ही जो जाति के लोग उन्हीं की सबसे ज्यादा जनसंख्या हो सकता है अलग अलग हो, कोई सभी बराबर के हो, तो सबको क्या है, सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। आप एक जाति के पक्ष में विपक्ष में नहीं बोल सकते, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, जो दूसरे लोग हैं वो आपसे छिटक जाएंगे, दूसरे लोग दूर चले जाएंगे और आपको वोट नहीं देंगे। तो सभी का क्या है, वोट पाने की इच्छा सभी लोगों की होती है।
कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि दो पार्टियां बन गई, एक्स और वाई, ये दोनों पार्टियां बोल रही है हम दलितों के लिए काम करते हैं, और मान लो किसी जगह पे 100 टोटल लोग हैं और 100 में से 70 लोग दलित रहते हैं। अब मान लो क्या है, सारे के सारे जरूरी तो थोड़ी एक्स को ही वोट देंगे या सारे के सारे वाई को वोट देंगे, नहीं, कुछ इधर हो जाएंगे कुछ इधर हो जाएंगे। मान लो 30 इसको दे दिए 40 इसको दे दिए, अब भाई 30 जो ऊंची जाति के वो भी तो इफेक्ट करेंगे। अब मान लो 30 के 30 वालों ने इसको दे दिया तो ये जीत गया, और 30 के 30 वालों ने इसको दे दिया तो ये जीत गया। तो सभी को क्या है, साथ लेकर के चलना जरूरी है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। जब हम बोलते हैं कि ये जाति तो उस दल का क्या है, वोट बैंक है, इस वाले ही को ही क्या है, वोट देगी, तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई जो ज्यादातर लोग हैं वो उसी पार्टी को, इस जाति की उसी पार्टी को समर्थन करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे अलग अलग लोकर दिखाए गए हैं, और इस जो नेता है इसने आकर क्या SC ST वाला खोल दिया है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, वोट बैंक है, इसको ले लो। ये ऊपर एक मुस्लिम का खोल रहा है, ठीक है, कोई दूसरे का खोल रहा है, सब पीछे पीछे आकर के देख रहे हैं कौन कौन सा खोलना है, यादव खोलना है, गुजर का खोलना है, कुर्मी खोलना है। तो अलग अलग जो वोट बैंक है उनको खोलने की बात चल रही है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। अब जैसे मान लो, चलो भाई हम मानते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र में जो कोई ABC जाति है, ये जाति का प्रभुत्व है, बिल्कुल है। दो पार्टियां हैं, एक्स और वाई। जब अब एक बात बताओ, जब एक्स अगर ABC का उतार सकती है, ABC जाति से किसी कैंडिडेट को उतार सकती हो, तो भाई तुम भी तो उतार सकते हो, हैं? किसने रोका है, तुम भी उतार दो। फिर अब देखो, अब ये वाले तो बट गए ना, किसको दूं, इसको, ये भी हमारी जाति का, ये भी हमारी जाति का, किसको दूं, दोनों ही हमारी जाति के हैं, तो वोट बढ़ जाएंगे। तो कभी भी क्या है, पार्टियां पूरा ध्यान लगा करके काम करती है, ऐसा काम नहीं करती जिससे कि क्या हो, एक ही जाति उनके सपोर्ट में बाकी उनके विपक्ष में आ जाए, ऐसा काम कभी भी नहीं होता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता है। तो अब जैसे पिछले वाले जो एग्जांपल, इसमें क्या हुआ, 2 उम्मीदवार हो गए, और कभी कभार क्या होता है, एक भी उम्मीदवार आपकी जाति का आपके सामने नहीं होता है। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों का अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सी बार क्या होते हैं, जो हमारे विधायक, हमारे सांसद हैं, वो हार जाते हैं। जैसे भाई पहले कोई था, सांसद बना, विधायक बना, अब वो हार गया, तो हार जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। अब मान लो कि अगर वो किसी एक जाति का है, अगर वो जाति के ही नाम पर जीत करके आया, जाति के आधार पर जीत करके आया है, तो कभी हारने नहीं चाहिए था ना, फिर तो उसको कभी भी नहीं हारना चाहिए था। वो तो हमेशा क्या रहता, विनर ही रहता, पर वो फिर भी हार रहा है। अब आ जाते हैं जाति के अंदर राजनीति। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। अब देखो, राजनीति में जब जाति आ जाती है तो जातिगत पहचान भी बनने लग जाती है, और ये इस जाति के लोग हैं, इसी को क्या है, वोट डालेंगे, तो जातिगत पहचान हमारी बनने लग जाती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। तो अब देखो क्या होता है, जो जाति व्यवस्था, उसमें मान लो कि भाई हमने बोला ये जाति तो बेकार है, अब क्या उन सबको एक करो, यार देखो एक हो जाओ, अपन तो सब एक हैं, अपन इसी धर्म के हैं, अपन सभी एक ही जाति के हैं, कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अपन सबके जो वोट की वैल्यू है ना, सबकी एक है, और सबके वोट की वैल्यू एक है। तो जब हम सब मिलकर के किसी को सरकार चुनेंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रभुत्व बढ़ेगा। तो प्रभुत्व ही तो बढ़ाना है देश में, सभी तो यही चाहते हैं। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों समुदाय को साथ लेने की कोशिश करती है, और इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता है। तो अब क्या है कि भाई ये कोशिश होती है कि सभी जाति के लोग मिलकर के सरकार बनाए, सभी जाति के लोग मिलकर, क्योंकि एक जाति से क्या है, सरकार कभी नहीं बन सकती। एक जाति के वोट से अकेला इंसान जीत करके नहीं जा सकता है। उसको जीतने के लिए क्या है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी लोगों का क्या है, समर्थन लेना जरूरी है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। तो अगड़े और पिछड़े के नाम पर भी गोलबंदी हो रही है कि भाई हम पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम पिछड़ी जातियों के लिए काम करेंगे। वो कोई कहता है हम अगड़ी जातियों के लिए काम करेंगे, ऊंची जातियां हैं उनके लिए काम करेंगे। जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। तो अब जातिगत राजनीति, देखो राजनीति में जाति आना वैसे बहुत गलत बात है, पर कहीं हद तक ठीक भी है।
जो दलित समाज, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनको हजारों सालों तक बोलने तक का अधिकार भी नहीं था ना, आज राजनीति के कारण ही क्या हुआ है कि उनका प्रभुत्व बढ़ा है, वो मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में आ पा रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर मान लो कोई भी राजनीति का जो दल है वो इनकी आवाज नहीं उठाता तो क्या होता, श्रीलंका वाली स्थिति हो जाती ना। धर्म के मसले से स्पष्ट होता है कि सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती, पर धर्म के मसले के अनुसार देखें तो सिर्फ और सिर्फ जातिगत पहचान के आधार पर, सिर्फ जातिगत पहचान के आधार पर राजनीति कर रहे हो वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। सिर्फ आधार जाति को मत बनाओ, हाँ, पर यह है कि जो जाति है, जो पिछड़ी है, बैकवर्ड है, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिले, इसलिए उनकी आवाज समय समय पे उठाते रहो। उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, जहां गलत हो रहा है ना, उस गलत की आवाज उठनी चाहिए, चाहे किसी के साथ भी वो गलत हो, चाहे महिला पुरुष के साथ हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के साथ हो, अगड़े पिछड़े के साथ हो, किसी के भी साथ हो, वो आवाज उठनी चाहिए। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद, तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। तो अब क्या होता है कि हम बहुत सी बार क्या है, जाति और धर्म के ही मसलों में क्या है अटक जाते हैं और सिर्फ नेता हम उसी तरफ खींचते हैं, तो हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, गरीबी, विकास, इनसे हमारा ध्यान हट जाता है और हम सिर्फ क्या है, जाति धर्म के नाम पर ही करते हैं, रहते हैं कि हो हम इस जाति के हैं, वो उस जाति के हैं, ऐसा। और कभी कभार ये क्या है, टकराव, हिंसा और तनाव भी लेकर के आ जाती है। बहुत सी बार मैं सोचता हूँ जब फ्री रहता हूँ कि अगर देश से जिस दिन जातिवाद और धर्म के आधार के खत्म हो गए तो उस दिन ये जो राजनेता है किस चीज के नाम की राजनीति करेंगे। हाँ, इनके पास तो मुद्दे ही दो हैं, जाति और धर्म। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप जाति व्यवस्थाओं से, धर्म से, इनसे ऊपर उठ करके काम करिए। ठीक है, भेदभाव मत करिए। ठीक है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। ठीक है, सब समान है, सब बराबर है, सब एक है। ठीक है, किसी के हाथ में जाति चुनना नहीं होता कि भाई मैं इस जाति को चुन लूँ, मैं इस धर्म को चुन लूँ। सब बढ़िया है। हर जाति में, हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों से मिलो, उनसे आगे बढ़ो और इस देश का बहुत बेहतरीन निर्माण करो। इसी के साथ आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी प्रॉब्लम आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल धनाधन अच्छे वाले कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।